तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है आपके परिवार GW में। तो बेटा, एक क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 हमारा जो चल रहा था, इसकी लगभग ये लास्ट ही वीडियो है ना। इस वीडियो में हम दो तीन चीजें कवर करेंगे, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी हम कवर करेंगे, और इसके बाद वीडियो जो है ना फिनिश करेंगे और हमारा चैप्टर भी फिनिश करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा आज के जो टॉपिक रहेंगे, उस टॉपिक में देखो, पहला टॉपिक तो रहेगा अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव, ठीक है। दूसरा टॉपिक रहेगा अभिक्रिया की दर पर उत्प्रेरक का प्रभाव, जो क्वेश्चन पिछली साल ही पेपर में आया था, ठीक है। ओके, फिर तीसरा हमारा जो क्वेश्चन रहेगा संघट्ट का जो विद्युत रासायनिक सिद्धांत था, है ना, वो हमें पढ़ना है संघट्ट का। और फिर हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं, कुछ जो है ना न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन है, कुछ अभिक्रियाओं वाले भी क्वेश्चन है, इनको हम फिनिश करेंगे आज की वीडियो में, और फिर है ना वीडियो को हम एंड करेंगे, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव। तो मेरे डियर साथियों, सबसे पहले जो है ना हम अभिक्रिया की जो दर है इस पर ताप का प्रभाव समझेंगे, ठीक है ना। तो अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव समझाइए, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव समझाइए, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आपको समझाएंगे, यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है ना भाई। चलो यहाँ पर बेटा मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास एक अभिक्रिया है H2 और यहाँ पर है I2, ठीक है ना, और यहाँ पर बनता है 2HI, यहाँ पर क्या बनता है 2HI, ठीक है ना। तो जब ये अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया दिखती तो आपको ऐसे है, लेकिन जब कोई अभिक्रिया होती है तो किसी भी अभिक्रिया को बेटा एक पात्र में करवाया जाता है, किसी भी अभिक्रिया को बेटा एक पात्र में करवाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें अभिकारक कौन है, H2 है और I2 है। तो इस पात्र में किसको मिलाया जाएगा, H2 को, और किसको मिलाया जाएगा, I2 को, ठीक है ना। ऐसे नहीं मिलाया जाएगा, क्योंकि ये भी एक पदार्थ के रूप में होगा और ये भी पदार्थ के रूप में होगा। तो बेटा हम जब इनको आपस में मिलाएंगे, जिनको हम आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो जब इनको आपस में मिलाएंगे तो अभिक्रिया ऐसे नहीं होगी, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि इनके पास जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा से तो अभिक्रिया संभव नहीं है, उस ऊर्जा से अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती ना। इसीलिए हमको इनको कुछ अलग से ऊर्जा देनी पड़ती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, संक्रियण ऊर्जा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, संक्रियण ऊर्जा, है ना। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको गर्म करके, जैसे ही हम इसको गर्म करके ऊष्मा देंगे, मतलब संक्रियण ऊर्जा देंगे, जैसे ही हम इनको गर्म करके ऊष्मा देंगे तो इनके जो अणु हैं आपस में क्या करेंगे, गति करेंगे, और जब गति करेंगे तो एक दूसरे में टक्कर मारेंगे। क्या मारेंगे, टक्कर। जब इनके अणु आपस में गति करेंगे तो एक दूसरे में टक्कर मारेंगे। क्या मारेंगे, टक्कर। और जो टक्कर प्रभावी होगी उस प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप ये आपस में मिलेंगे और 2HI का निर्माण कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है ना, कि जैसे ही हम क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो इनके अणु जो हैं, इनके अणुओं की गति बढ़ेगी, और जब इनके अणुओं की गति बढ़ेगी तो एक दूसरे में टक्कर मारेंगे, है ना। एक दूसरे में टक्कर मारने से इनका जो प्रभावी टक्कर होगी, उस प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप इसका निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बिल्कुल बढ़ जाती है। जो अभिकारक अणु हैं इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, बढ़ जाती है। इससे अधिक संख्या में अणुओं की जो संकीर्ण ऊर्जा है, जिससे जो अधिक, जैसे ही इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अधिक संख्या में जो अणुओं की जो संकीर्ण ऊर्जा, देखो अधिक संख्या में अणुओं की जो ऊर्जा है, अधिक संख्या में अणुओं की जो ऊर्जा है वो संकीर्ण ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब इनको जैसे ऊर्जा मिलेगी तो इनकी जो ऊर्जा है वो संकीर्ण ऊर्जा के बराबर हो जाएगी या उससे अधिक हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही इनको हम बाहर से ऊष्मा देंगे तो ऊर्जा ही तो दे रहे हैं। जब ऊर्जा देंगे तो इनको कौन सी ऊर्जा मिलेगी, संकीर्ण ऊर्जा मिलेगी, और जब संकीर्ण ऊर्जा मिलेगी तो ये उत्पाद के रूप में जाएंगे, उत्पाद के रूप में परिवर्तित होंगे, बिल्कुल, है ना। तो संकीर्ण ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा हो जाती है, परिणाम स्वरूप प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है ना। जैसे ही इनको संकीर्ण ऊर्जा मिलेगी तो इनमें टक्कर होगी, और टक्कर होगी और प्रभावी टक्कर होगी, और प्रभावी टक्कर होगी तो इनका उत्पाद बनेगा जल्दी से, ठीक है ना। परिणाम स्वरूप टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया की जो दर है वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये इसकी कहानी है, इतना आपको लिखना है ना। तो ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इससे अधिक संख्या में अणुओं की संकीर्ण ऊर्जा के
अणु की ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा, यहाँ कॉमा लगाना चाहिए, ठीक है, ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो जाती है, परिणाम स्वरूप प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है, और जैसी प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो उत्पाद बनेंगे, और जल्दी उत्पाद बन जाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आगे आपको ये बात आपको नोट करके लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया की जो दर है वो 2 गुना बढ़ जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। सामान्यतः ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुना बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, जिसे आर्हीनियस समीकरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है, जिसे आर्हीनियस समीकरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। और यहाँ पर बढ़िया से आर्हीनियस समीकरण लिख देना, क्या लिख देना, K बराबर ए ई की घात माइनस ई ए अपॉन आई टी, ई ए अपॉन आई टी, बढ़िया से आर्हीनियस समीकरण लिख देना है ना। अब इसमें और बनाना है थोड़ा, तो आप इसमें कौन क्या है वो बता दें कि आपका वेग स्थिरांक है, ए आवर्ती गुणांक है ना, ये आपका प्राकृतिक लघुगणक है, ये क्या है, संकीर्ण ऊर्जा, ये आपको पहले ही से बता दिया मैंने, पहले आपको पिछली वीडियो में ये चीजें सिखाई थी ना, है ना। तो अगर आए कि अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव समझाइए, तो ये है इसके लिए। अब बेटा इसमें एक बढ़िया सा बेहतरीन सा क्वेश्चन भी है, इसमें बढ़िया सा बेहतरीन सा क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को भी सुन लो, इससे ही संबंधित है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं एक सेकंड में बताता हूँ, है ना। हाँ, क्या ये क्वेश्चन मिल गया, ये अभ्यास प्रश्न में है 3.7 है, कहा है वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है, ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप से कैसे प्रदर्शित करते हैं समझाओ। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना। तो ध्यान रखना है कि सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर जो आपका वेग स्थिरांक है, ऐसा लिखना चाहिए था, सामान्यतः ताप में 10 डिग्री वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर, या फिर ऐसा लिखना पड़ना, ऐसा लिखते है ना, वृद्धि करने पर वेग स्थिरांक लगभग 2 गुना हो जाता है ना। वैसे तो ये सही था, है ना, वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुना बढ़ जाती है, ऐसा सही था, लेकिन आप इसका आंसर इसमें ही देख लो, इसमें ही देख लो आप, है ना, वेग स्थिरांक में लगभग 2 गुना वृद्धि हो जाती है ना। और इसे हम आर्हीनियस समीकरण द्वारा अच्छे तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। देखो ये आर्हीनियस समीकरण बिल्कुल यही चीज है लिखी है ना। तो यही चीज अगर क्वेश्चन में बदल जाती है तो देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव आया तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन तैयार करा दिया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो ये अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव था। अब बेटा एक चीज और हम पढ़ लेते हैं, इस पर एक संबंधित ताप गुणांक को और हम आपको इसके साथ बता ही देते हैं कि ताप गुणांक क्या होता है। नई हेडिंग बेटा डाल लीजिए आप, ताप गुणांक, ठीक है ना, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट या ताप गुणांक क्या होता है ना, ये पूछा जा सकता है। और इसके अलावा इसमें एक ऑब्जेक्ट निकलने के भी चांसेस है, वो ऑब्जेक्ट कहां से बनता है उसको भी देख लो, है ना। तो क्या लिखा है, T + 10 डिग्री सेल्सियस, T + 10 डिग्री सेल्सियस तथा T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। मतलब T + 10 डिग्री सेल्सियस और T डिग्री सेल्सियस पर जो वेग स्थिरांकों का अनुपात आता है वही ताप गुणांक होता है। मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो वेग स्थिरांक है, इस वेग स्थिरांक के में कितने का अंतर होता है, 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है ना। तो ध्यान रखना, वेग स्थिरांकों के ताप में कितने का अंतर होता है, 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। क्योंकि हमें पता है 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है, ठीक है ना, हो जाती है ना। तो इससे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, ठीक है ना। तो ताप गुणांक का जो है ना वो सूत्र क्या बनेगा, K, जो K है, जो आपका वेग स्थिरांक है वो T + 10 है ना, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है ना। T टेम जो भी आपका टेम्परेचर है उससे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा लेना है, ठीक है ना। और इनका जो अनुपात निकालेंगे वही ताप गुणांक होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो हमने ये जो K है वो आपका 40 डिग्री सेल्सियस पे निकाला है ना, तो ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए ना। तो इसका जो अनुपात निकालेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ताप गुणांक होगा, ठीक है ना, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे मान के चलो एक हमारा जो है ना टेम्परेचर वो है आपका, जैसे मान लेते हैं नीचे वाला जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर है ना,
50 डिग्री सेल्सियस पर है, तो ऊपर वाला कितने पे होना चाहिए, 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 का अंतर होना चाहिए, 10 का अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात को आपको गौर रखना है, ध्यान से इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो अब एक और बात बेटा, ऑब्जेक्ट वाली बात यहाँ पर ये बन सकती है कि जो ताप गुणांक है, जो ताप गुणांक है, इस ताप गुणांक की वैल्यू बेटा 2 से 3 के बीच होती है, ध्यान रखना 2 से 3 के बीच होती है। ये जो ताप गुणांक है, इस ताप गुणांक की वैल्यू 2 से 3 के बीच होती है। तो ये ऑब्जेक्ट आपका बन सकता है, ताप गुणांक का मान निम्न में से क्या है ना, या निम्न के बीच होता है। तो आपको ध्यान रखना है ताप गुणांक की जो वैल्यू है वो 2 से 3 के बीच होती है ना। तो इसमें हमें कुछ ज्यादा और विशेष नहीं पढ़ना है, यही चीजें हमें बस पढ़ना है। तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये अभिक्रिया की दर पर हमने क्या पढ़ा, ताप का प्रभाव, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे भैया अभिक्रिया की जो दर है उस पर उत्प्रेरक का प्रभाव, है ना। ये पिछली साल क्वेश्चन आया था कि अभिक्रिया की दर पर उत्प्रेरक के कोई 2 प्रभाव समझाइए, उत्प्रेरक के कोई 2 प्रभाव समझाइए, क्योंकि उसमें 2 प्रभाव हैं तो समझाना है। लेकिन ताप गुणांक का प्रभाव आएगा तो ये नहीं आएगा कि 2 या 3 समझाओ, वो डायरेक्ट ही आएगा कि अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव समझाइए। क्लियर है, चलो अब उसको हम देखते हैं। अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, है ना, अभिक्रिया की दर पर उत्प्रेरक का प्रभाव। ठीक है, अभिक्रिया की दर पर बेटा किसका प्रभाव, ध्यान रखना, अभिक्रिया की दर पर हम किसका प्रभाव समझ रहे हैं, तो अभिक्रिया की दर पर बेटा हम उत्प्रेरक का प्रभाव समझ रहे हैं। तो ध्यान से समझो अभिक्रिया की दर पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव। ठीक है, उत्प्रेरक के 2 प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। अभिक्रिया की जो दर है उस पर उत्प्रेरक के 2 प्रमुख प्रभाव हैं, वो निम्नलिखित हैं। देखो, पहला प्रभाव ये है संकीर्ण ऊर्जा को कम करना। ठीक है, जो उत्प्रेरक है वो संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देता है। कैसे सर, देखो, उत्प्रेरक अभिक्रिया को वैकल्पिक नया पथ प्रदान करता है। जो उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया की दर को वैकल्पिक या नया पथ प्रदान करता है। कैसे सर, देखो इधर, यहां पर समझो मेरी बात। देखो, उत्प्रेरक की परिभाषा अगर बताएं तो क्या है, ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है किंतु स्वयं परिवर्तित नहीं होता, उत्प्रेरक कहलाता है। पहले तो ये उत्प्रेरक की जो है ना परिभाषा लिखो, आप सभी जन लिखो उत्प्रेरक की परिभाषा, है ना, कॉपी में लिखो उत्प्रेरक क्या है ना। तो लिखो, ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है बट स्वयं परिवर्तित नहीं होता, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। लिख लिया परिभाषा आपने, ठीक है। अब उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को वैकल्पिक या नया पथ प्रदान करता है। कैसे सर, यहां पर समझो, देखो भाई, है ना। देखो, जैसे मान के चलो मेरे पास अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये मेरे पास एक ग्राफ है, यहाँ पर जो है ना ऊर्जा है, यहाँ पर क्या है, ऊर्जा है, और यहाँ पर जो है ना अभिक्रिया निर्देशांक है। ठीक है ना। चलो, जैसे मान के चलो कोई अभिक्रिया, कोई अभिकारक यहाँ पर है, ठीक है, और इसको इस ऊर्जा अवरोध को पार करना है, तो इसके पास जो प्रारंभिक ऊर्जा होगी उससे तो पार कर नहीं पाएगा, तो इसीलिए इसको अतिरिक्त ऊर्जा दी जाएगी जिसको संकीर्ण ऊर्जा कहेंगे, और इसको पार करेगा। जैसे ही इसको पार करेगा तो उत्पाद बन जाएगा। लेकिन अगर ये जो अभिकारक है, जैसे मान के चलो ये अभिकारक है, अगर इसके पास उत्प्रेरक होगा तो उत्प्रेरक क्या करेगा, इसको वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा, मतलब इसकी संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देगा। मतलब जो उत्प्रेरक है यहाँ ले ही नहीं जाएगा, इसको यहाँ ले ही नहीं जाएगा, वो वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा और संकीर्ण ऊर्जा को कम करके इसको उत्पाद में परिवर्तित कर देगा। ऐसा मतलब ये एक अलग से ही नया मार्ग प्रदान कर देगा, और जिससे अभिक्रिया जो है ना अब ऊपर से नहीं जाएगी बल्कि अभिक्रिया अब यहाँ से जाएगी और उत्पाद में उसको परिवर्तित कर देगा। तो एक नया पथ प्रदान करता है। वो कैसे करता है, तो उत्प्रेरक क्या करता है, पहले अभिकारक के साथ जुड़ जाता है और अभिकारक के साथ जुड़कर उसको असंकीर्ण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ऐसे, ठीक है। तो जब मैं उत्प्रेरक अभी पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है ना। तो अभी तो आप इतना याद रखिए, है ना, कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को वैकल्पिक नया पथ प्रदान करता है जिससे अभिक्रिया संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। इसके कारण अभिकारक के अधिक अणु ऊर्जा अवरोध को पार कर जाते हैं। जैसे ही संकीर्ण ऊर्जा का मान कम होगा तो अधिक से अधिक अणु ऊर्जा अवरोध को पार कर जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा अवरोध भी तो छोटा हो जाएगा, ऊर्जा अवरोध भी तो कम हो जाएगा, जिससे अभिक्रिया की दर
बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। ठीक है, देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इसका दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा इसका बेटा ये है कि साम्य अवस्था को जल्दी प्राप्त करना। देखो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया है साम्य अवस्था को जल्दी प्राप्त कर लेती है। भाई उत्प्रेरक कैसे कैसे कर देता है? तो बेटा जो उत्प्रेरक है वो अग्र एवं प्रति, मतलब अग्र एवं पश्च बोल सकते हो, प्रति मतलब पश्च, अग्र मतलब अग्र मतलब आगे, अग्र मतलब पीछे से आगे की ओर चलने वाली, और पश्च मतलब पीछे से आगे की ओर चलने वाली। ठीक है, तो अग्र मतलब आगे से पीछे की ओर चलने वाली, अग्र का मतलब आगे से पीछे की ओर चलने वाली। ठीक है, और पश्च का मतलब पीछे से आगे की ओर चलने वाली। ठीक है, तो अग्र और पश्च अभिक्रियाएं होती हैं, आप जानते हो। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो उत्प्रेरक अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से बढ़ाता है। मतलब ऐसा नहीं करता कि केवल अभिकारक के वेग को बढ़ाएगा, नहीं, ये उत्पाद के वेग को भी साथ साथ बढ़ाएगा। ठीक है, तो अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाओं को, अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से बढ़ाता है। यह साम्य अवस्था स्थिरांक के मान को बदलने बिना साम्य अवस्था को जल्दी, और हम पता ही है साम्य अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें अग्र और पश्च अभिक्रियाओं के वेग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, उसे ही तो हम साम्य अवस्था कहते हैं। तो उत्प्रेरक अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाता है, तो वेग में कोई विशेष ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है ना, तो इसलिए जो अभिक्रिया है साम्य अवस्था को भी प्राप्त कर लेती है आसानी से। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बेटा पेपर में आया था पिछली साल, यही क्वेश्चन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं आज की वीडियो में भी। ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरे डियर साथियों को सभी को बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ओके। ऐसे समझिएगा बेटा, ये जो आपका अभ्यास प्रश्न है ये आपको देखना पड़ेगा, पहले ये समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना मेरा छूट गया था, आपको नहीं कराया था, लेकिन ये अभ्यास प्रश्न करना जरूरी है। ठीक है, तो ये 3.1 है और इसमें बोला है निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांकों की इकाई ज्ञात करो। देखो यहाँ पर जो अभिक्रिया दी है, इनने बोला इनके वेग व्यंजकों से, तो इनके वेग व्यंजक कहाँ दिए, तो आपको अलग से ही दिख रहे हैं, इनके वेग व्यंजक ये दे के रखे है ना, तो इनके वेग व्यंजकों से। अब जब उन्होंने बोला इसके वेग व्यंजकों से, तो इस अभिक्रिया को तो हमें देखना ही नहीं है, इनको तो हमें भैया फूटी आंखों से नहीं देखना, क्योंकि उन्होंने बोला है वेग व्यंजकों से, मतलब इनकी हेल्प से, है ना, तो हमें कोटि बताना है और वेग स्थिरांक की इकाई बताना है। सिंपल है, फंडा हमारे पास, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो अब इसका अगर आंसर की बात करें, ठीक है ना, इसके आंसर की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या क्या बोला, हमें कोटि बताओ और वेग स्थिरांक की इकाई, है ना, तो यहाँ पर कोटि, तो यहाँ लिख देना अभिक्रिया, अच्छा बढ़िया से लिख देना, है ना, बढ़िया से लिख देना अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, है ना। तो आप मुझे बताओ, आप वेग व्यंजक को देखो, इसके वेग व्यंजक को देख लिया आपने, अच्छा इसकी घात कितनी लगी है, आप बोलोगे सर तो मैंने आपको सिखा के रखा है, मैंने आपको बता के रखा है अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जो घात होती है वही तो अभिक्रिया की कोटि होती है, जो घात है वही तो अभिक्रिया की कोटि है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि क्या जाएगी, 2 घात लगी है ना, तो अभिक्रिया की कोटि 2, अर्थात ब्रैकेट में क्या लिख देना, द्वितीय 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 कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया बढ़िया लिख दोगे क्या, अब कोई दिक्कत ही नहीं सर, है ना। अब मुझे ये बताइए कि वेग स्थिरांक की इकाई, यहाँ पर हमसे वेग स्थिरांक की इकाई पूछा है ना, बिल्कुल पूछा है, तो यहाँ पर आप बताओ वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई, ऐसी हेडिंग डाल देना। तो बताओ मुझे यहाँ पर अब अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, द्वितीय कोटि की, तो मैंने आपको शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि के लिए मात्रक आपको बता दिए थे, बोलो बताए थे कि नहीं, वेग स्थिरांक के बिल्कुल बताए थे, और उनको याद रखना है बेटा, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, उनको याद रखना है। तो अब यहाँ मात्रक आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए द्वितीय कोटि की है तो द्वितीय कोटि का डायरेक्ट मात्रक लिख दो, क्या होता है, तो मात्रक आप बोलोगे सर मोल इनवर्स, है ना, लीटर और सेकंड इनवर्स होता है, बहुत बढ़िया, तो आप डायरेक्ट मात्रक लिख दो, है ना, आपको निकालने के नंबर थोड़ी ना मिलेंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्लियर है बात, तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। आपको बस इसको देखना है, इसकी घात कितनी थी, 2, मतलब द्वितीय कोटि की थी, है ना, और द्वितीय कोटि के लिए जो वेग स्थिरांक है, मतलब उसका मात्रक क्या होता है, तो ये होता है, हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरी अभिक्रिया देखो, तो दूसरी अभिक्रिया में आपको सबसे पहले क्या बताना है, कोटि, तो बढ़िया ऐसे ही जमाना, है ना, ऐसे ही जमाना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कोटि, है ना, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही जमाना, तो देखो कोटि, यहाँ पर घात कितनी है, 1, यहाँ पर घात कितनी है, 1, कुछ नहीं है तो 1 है,
तो कोटि क्या होती है? घात या घातों का योग। तो इसकी घात कितनी है? 1 और इसकी घात कितनी है? 1। तो 1 और 1 को जोड़ दो, कितनी आएगी? 2। तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो 2, अर्थात ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आपने अच्छे से बढ़िया से लिख दिया। अब क्या लिखना है? इकाई। किसकी इकाई? तो वेग स्थिरांक की इकाई। तो बढ़िया से ऐसे ही लिखना पूरा, है ना। तो अब द्वितीय कोटि है तो वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी? बस सेम हो जाएगी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो ये है ना, तो इसको तो हमें इसको देखना है, ठीक है। तो इसकी कोटि क्या है? तो देखो इसकी घात कितनी लगी है? 3/2। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? तो बढ़िया से जमाना आपको ऐसे ही है, तो कोटि क्या हो जाएगी? 3/2। कोटि की अभिक्रिया ऐसे ही लिखना है ना, 3/2, क्योंकि हमने प्रथम पढ़ा है, द्वितीय पढ़ा है, तृतीय पढ़ा, क्या 3/2 पढ़ा है? नहीं। तो जब भी कोई बट्टे वगैरह ऐसा ऐसा आ जाता है तो आप ऐसा लिख दिया करो, है ना। कोटि 3/2 कोटि की अभिक्रिया, 3/2 कोटि की अभिक्रिया, ये आपका कोटि आ गया। अब वेग स्थिरांक की इकाई, तो सर 3/2 कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई आपने पढ़ाई नहीं पढ़ाई ना, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। इधर देखो, ये क्या है? वेग। क्या है? वेग। अब यहाँ पर समझो मेरी बात, है ना। मैं आपको वेग स्थिरांक की इकाई निकालना पहले ही बता चुका था, लेकिन अब मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इकाई, है ना, तो इकाई नहीं निकालना है ना, तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? इकाई, ठीक है। तो अब आपको जब पता नहीं होता तो इकाई निकालना कैसे है इससे वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो वेग क्या होता है? तो आप बोलोगे सर dr/dt होता है ना, होता है ना। वेग की जगह हमने क्या लिख दिया? dr/dt, ठीक है। सर ये क्या है? k, ठीक है। और ये क्या है? ये है ना, जो भी है आपका CH3CHO का, ठीक है, मैंने लिख दिया CH3CHO की घात कितनी? 3/2। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, है ना, ये क्या है? dr/dt। dr क्या है? सांद्रता, और सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर, ठीक है। dt का क्या होता है? सेकंड, आपको पहले से पता है, ठीक है। आप किसका मात्रक निकाल रहे हो? k का, निकालिए, है ना। अब ये भी देखो वर्गाकार ब्रैकेट में लगा है, मतलब ये भी क्या है? सांद्रता है ना। और सांद्रता का फिर से मात्रक क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर मोल पर लीटर, ठीक है, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। बट इसकी घात कितनी है? 3/2, तो ये इसकी घात आपको 3/2 लगाना पड़ेगी। क्लियर है बात? अब सर 3/2 लगा दिया, कोई दिक्कत, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सर अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? तो मेरे भाई ऐसे सॉल्व करना है, देखो आप ध्यान से, क्या जो 3/2 है इसको 1 + 1/2 नहीं लिखा जा सकता? बोलो, 3/2 को 1 + 1/2 नहीं लिखा जा सकता? आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि इसके बटे में 1 मानोगे तो 2 एकम 2, ये 2 इधर जाएगा, है ना, और ये 1 इधर जाएगा, तो ये आपका वापस से 3/2 आ सकता है, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो, है ना। अब आप ऐसा इसको लिख सकते हो, तो आपको पता है जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो इसको देखो, ये तो आपके पास मोल पर लीटर, है ना, बटे सेकंड है। अब यहाँ देखो के, अब इसको कैसा लिख सकता हूं? तो 1 + 1/2 लिख सकता हूं, मतलब ये जो आपका मोल पर लीटर है, इसको मोल पर लीटर की घात 1, है ना, घात 1, और यहाँ पर मोल पर लीटर की जो घात है 1/2, ऐसा लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर ऐसा लिख सकते हो, आपको ना कोई दिक्कत नहीं है ना, और हम लोग को भी ना सर कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, बहुत अच्छे से जब लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ देखो, ये मोल पर लीटर है, ये मोल पर लीटर कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा सर? 1/2 बचा, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या बचा सर? के। अब यहाँ देखो, मोल पर लीटर है 1/2, तो मोल की घात भी क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर मोल की घात 1/2 हो जाएगी, और यहाँ जो लीटर है इसकी घात क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। अब ये मोल की घात 1/2, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये लीटर की घात 1/2, और ये मोल नीचे जाएगा, तो ये देखो, ये आपका देखो क्या हो जाएगा? मोल की घात 1/2, क्यों जाएगा? क्यों? गुणा वाला नीचे जाता है, ठीक है। और ये आपका क्या है? सेकंड, बराबर क्या बचा? ठीक। लेकिन ऐसा मात्रक नहीं होता, तो इनको ऊपर ले जाओ, तो जब इस मोल को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा मोल की घात -1/2। बोलो, जब ये ऊपर जाएगा तो घात प्लस की माइनस में नहीं हो जाएगी, ठीक है। और फिर लीटर वाला लिख दो, तो लीटर की घात 1/2, और फिर क्या है? ये सेकंड है, सेकंड भी ऊपर जाएगा, तो सेकंड ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेकंड इनवर्स, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये आपका जो है ना के है, इस के की इकाई आ गई, ठीक है ना। तो कुछ अभिक्रियाएं हमारे लिए कठिन भी होती हैं, जैसे ये, है ना। तो इसमें देखो कितना हमने इतना पेज भर दिया, इधर से लेकर इधर तक। तो भाई
मात्रक हमें निकालना भी आना चाहिए। बाकी ये कोई नई बात नहीं है, मैंने आपको निकालना सिखाया है, मैंने आपको निकालना मात्रक सिखाया है ना, और ऐसे ही बताया था उधर भी निकालना, ठीक है। तो जब जरूरत पड़े तो ऐसे मात्रक हम निकाल भी लेंगे, ठीक है ना। कैसे निकाला, देखो वेग था तो वेग को dr/dt लिख दिया, ये ज्यों का त्यों रहा, और ये हमने ज्यों का त्यों, है ना। तो dr क्या है, सांद्रता है, और सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर, dt का सेकंड होता है, ये आपका k ज्यों का त्यों रहा, बट ये CH3CO सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर, इसकी घात 3/2 है लिखती। तो मोल पर लीटर इस 3/2 को 1 + 1/2 लिख सकते हैं। देखो ऐसा लिख दिया तो आधार समान दो घातें जुड़ जाएंगे, तो जब ये जो दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 ही आएगा, ठीक है। तो एक था, ये एक था, कट गया, तो 1/2 सेकंड बचा, ये के बचा, ये मोल की घात 1/2, लीटर की घात 1/2। फिर नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, तो ये इधर चला गया, इधर आ गया, इनको ऊपर ले गए, ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इजी है, इस पे कुछ नहीं है, घात एक ही होगी, और एक होगी मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक सेकंड इनवर्स आप लिख देना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझ लिया है, ठीक है ना। चलो अब बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जो पिछली साल क्वेश्चन पेपर में आया था, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत आसान था, पिछली साल पेपर में आया था, मतलब ये 26 का भी जो पेपर हुआ है ना इसी में आया था, बट ये क्वेश्चन आसान था। चलो उसको देख लो एक बार। तो ये कुछ क्वेश्चन था इस टाइप का, ठीक है ना, ये था, है ना। तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ विशेष नहीं लिखना था, है ना। तो जब इसका आंसर करते तो इसमें जो अभिक्रिया दे के रखी है वो अभिक्रिया लिखना था, ठीक है ना। उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम सतह पर वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया है, समझाइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया है, समझाइए, ये हमसे बोला गया था, है ना। तो बस सिंपल सा था, हम समझा देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो इससे अभिक्रिया बन रही है वो बना देते। तो देखो अमोनिया कैसी है, गैसीय, ठीक है, तो ये अमोनिया है, ठीक है, गैसीय अवस्था में गैसीय, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है तप्त प्लेटिनम, तो यहाँ पर हम लिखते थे तप्त और प्लेटिनम, है ना। सतह पर मतलब ये उत्प्रेरक का काम करेंगे, ठीक है, एरो पर ये रहेंगे, तप्त प्लेटिनम सतह पर, ठीक है ना। वियोजन, अब वियोजन हो रहा है, देखो वियोजन हो रहा है, तो इसका जो वियोजन होता है वो किसमें होता है, N2 और 3H2 में होता है ना। और इसके हम कितने अणु लेते हैं, 2 अणु लेते हैं, बोलो लेते हैं कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि N2 भी क्या होता है, गैस होता है, और H2 भी क्या होता है, गैस होता है कि नहीं होता, है ना। तो जब हम इस पे दर नियम लगाते हैं ना, तो यहाँ लिख देते हैं हम दर नियम से। तो जैसे ही हम इस पे दर नियम लगाते तो इसके लिए जो आपकी जो दर होती वो आती आपकी dr/dt, ये आपका k, और अभिकारक क्या है हमारे पास, NH3 है ना। अब NH3 की घात कितनी ले, वो क्या करना है अपन को, देखो घात यहाँ 2 है, तो घात आपकी 2 आनी चाहिए, है ना, बिल्कुल आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोला है कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और यहाँ पर हमें समझ में भी आ रहा है कि देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, सांद्रण में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। जब सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो आपको अब शून्य कोटि की अभिक्रिया ही होती है। जिसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, और बाकी दे के भी रखा है, ठीक है। तो दर नियम से जैसे ही इस पे दर नियम लगाएंगे तो dr/dt बराबर k NH3, और इसकी घात कितनी आ जाएगी, 0, है ना। जब घात 0 है तो कोटि आपकी कितनी आएगी, 0 आएगी, शून्य कोटि आएगी, है ना। अब इन्हें बोला कि समझाओ, तो ये हमने इसको समझा दिया। और अगर हमें और थ्योरी लिखना है ना, और थ्योरी लिखना है तो बेटा क्या होता है कि जो प्लेटिनम है अमोनिया की सतह पर आ जाता है, और अमोनिया की सतह पर जब आ जाता है तो इसका वियोजन तो हो जाता है अंदर ही अंदर, लेकिन सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता, कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसकी थ्योरी भी आपको यहाँ पर ये बॉक्स है इसमें दिख रही होगी, ठीक है ना। तो ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम बेटा समझते हैं संघट्ट का सिद्धांत, देखते हैं उसको, जानते हैं। इसके बाद बेटा एक इजी सा क्वेश्चन देखिए, ये अभ्यास प्रश्न में ही है, आप थोड़ा सा मैं इसे स्क्रीन पर लाऊं क्योंकि इजी है प्रश्न, ठीक है। ये जो अभ्यास प्रश्न है उसका ही है 3.13 वाला, ठीक है ना। बोला है नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से, मतलब ये जो वेग स्थिरांक दिए हैं, जो आपको दिए हैं ना, ये पहला, दूसरा और जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ये वेग स्थिरांक की वैल्यू है, और इस वेग स्थिरांक से आपको क्या करना है, अर्ध आयु की गणना करना है, मतलब अर्ध आयु काल की गणना करना है, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम को देखो, पहले क्वेश्चन में अर्ध आयु, देखो अर्ध आयु काल का सूत्र क्या होता है, क्या यही नहीं होता प्रथम कोटि के लिए, T1/2 = 0.693, है ना। अपन 3 लिखते हैं, इनने गलती से ये
3 है, देखो यहाँ 3 लिखा है बट यहाँ 1 कर दिया था, ठीक है, अपॉन में के, है ना। क्या आपके लिए जो T1/2 है इसका फॉर्मूला 0.693 अपॉन में के नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब यहाँ पर बेटा पहले क्वेश्चन में के का मान कितना दिया है? 200 सेकेंड इनवर्स दिया है ना। तो ये जो T1/2 है देखो 0.693 ज्यों का त्यों रहा, और के जो के है, के का मान कितना दिया है? 200 सेकंड, तो ये 200 सेकंड दिया। तो जब हम इससे इसमें भाग लगाएंगे तो ये आपका आएगा 3.47, और ये सेकंड इनवर्स में है इसलिए ये सेकंड में आएगा, है ना। तो ध्यान रखना वेग स्थिरांक का जस्ट उल्टा, वेग स्थिरांक का जस्ट उल्टा, है ना, समय का मात्रक होता है। यहाँ सेकंड इनवर्स है तो यहाँ सेकंड आ गया, देखो यहाँ मिनट इनवर्स है तो यहाँ मिनट आ गया, यहाँ एयर इनवर्स है तो यहाँ एयर आ गया। मतलब आपको जो भी वेग स्थिरांक का मात्रक है उसका उल्टा समय का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये इजी से क्वेश्चन है ना। जैसे दूसरा क्वेश्चन है ना। तो अर्धायुकाल का ये सूत्र होता है, अब 2 मिनट से भाग लगाना है तो इसमें आपका 2 से भाग लगा दोगे तो ये आ जाएगा, है ना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 4 था तो इसमें 4 से भाग लगाना है, तो जैसे ही 4 से भाग लगाएंगे ये आ जाएगा। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था जो आप कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हो, क्रम से मुझसे जुड़े हुए हो, तो फिर ये आसानी होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है ना। चलो अब बेटा हम यहाँ पर बहुत बढ़िया सा सिद्धांत पढ़ते हैं जो आपका है रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट क्या होता है? संघट्ट मतलब अणुओं की जो टक्कर है, इस टक्कर को ही हम संघट्ट बोलते हैं, ठीक है। संघट्ट मतलब क्या होता है? अणुओं की जो टक्कर है उसको ही हम संघट्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये सुन लो कि इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो ट्राउट्स और लुईस द्वारा प्रतिपादित किया गया। मतलब ये सिद्धांत है वो ट्राउट एवं लुईस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है ना। तो आपका ऑब्जेक्ट ये भी बन सकता है संघट्ट का विद्युत रासायनिक सिद्धांत जो है ना किसने दिया था? तो किसने दिया था बेटा? तो ट्राउट और लुईस ने दिया था, ठीक है ना। अब ये सिद्धांत कहता क्या है? तो देखो बहुत ईजी है, मैंने आपको समझा दी है सारी चीजें, ईजी है। देखो दो अणुओं के बीच रासायनिक अभिक्रिया केवल तभी संभव होती है जब वे आपस में टकराते हैं। सिंपल सी बात है, अगर वो टकराएंगे नहीं तो क्या रासायनिक अभिक्रिया होगी? बिल्कुल कभी नहीं हो सकती। जब टकराएंगे तब तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, सही बात है। चलो दूसरा पॉइंट कहता है सभी टक्करों में से बहुत कम टक्करें ही प्रभावी टक्करें होती हैं जिनसे उत्पाद बनते हैं। देखो बेटा ध्यान रखना है कि जो है ना प्रभावी टक्कर होगी उत्पाद उसी से बनेगा। अगर टक्कर प्रभावी नहीं होगी तो उत्पाद नहीं बनेगा। अब प्रभावी टक्कर का मतलब क्या है? प्रभावी टक्कर का मतलब वो टक्कर जिसमें जो अभिकारक की जो ऊर्जा है वो दहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है। प्रभावी टक्कर का मतलब क्या होता है? प्रभावी टक्कर का मतलब ऐसी टक्कर जिसमें जो अभिकारकों की ऊर्जा है वो दहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, उसी प्रभावी टक्कर बोलते हैं। तो सभी टक्करों में से बहुत कम टक्करें ही प्रभावी टक्करें होती हैं जिनसे उत्पाद बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, प्रभावी टक्कर के लिए किसी के अणु के पास न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए जिसे हम दहली ऊर्जा कहते हैं। देखो अभी हमने समझाया है ना, प्रभावी टक्कर के लिए अणु के पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए, चलो है ना, 3 पॉइंट हो गए सॉरी, है ना। अब इसका चौथा पॉइंट क्या कहता है हमसे? तो देखो चौथा पॉइंट इसका समझो जरा ध्यान से। देखो अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा को दहली ऊर्जा तक ले जाने या बढ़ाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, बिल्कुल पता है हमें, है ना। तो अभिकारक के पास जो प्रारंभ में ऊर्जा होती है उसको सामान्य ऊर्जा या प्रारंभिक ऊर्जा कहते हैं। अगर उसको दहली ऊर्जा तक ले जाना है तो उसको अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी। देखो मैंने संकीर्णन ऊर्जा, दहली ऊर्जा ये ग्राफ और उदाहरण के द्वारा समझाए थे ना, ठीक है ना। उसे हम ई से व्यक्त करते हैं, ये हो गया, ठीक है। 5वां पॉइंट, अणुओं को यह ऊर्जा टक्करों के कारण प्राप्त होती है। मतलब जो ये आपकी ऊर्जा है, संकीर्णन ऊर्जा है, वो टक्करों के कारण प्राप्त होगी, क्योंकि हम ऊष्मा देंगे तो टक्कर होगा, टक्कर से उनके अंदर क्या आएगी? ऊर्जा आएगी, ठीक है ना। चलो ओके, अगला पॉइंट आप लिखो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 5 पॉइंट पर्याप्त हैं। अभिक्रिया मिश्रण के एकांक आयतन में, मतलब अभिक्रिया मिश्रण के एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं और इसको हम जेड से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो संघट्ट आवृत्ति भी क्या हो गया, है ना। तो अभिक्रिया मिश्रण के एकांक आयतन में, कौन आयतन में? एकांक आयतन में। जैसे मान के चलो 1 घन सेंटीमीटर आयतन हुआ, है ना। तो एकांक आयतन में जितनी भी जो टक्करें होंगी उनकी जो संख्या होगी उसको हम संघट्ट सिद्धांत कह देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए और यही हमारा संघट्ट सिद्धांत है और इसमें कोई विशेष नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं आज की वीडियो में भी, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरे डियर साथियों को सभी को बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है।
ओके तो इस चैप्टर को लगभग हम पूरा फिनिश कर चुके हैं और कल से हमारा नया चैप्टर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। तो सभी को बात बता देना कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महातांडव प्रारंभ होने चला है, ठीक है ना। चलो।